Chapters 517 Lurking Soul Code Goo, 518 Famous, 519 Just a Game, 520 Stealing Shoes, 1/2. Chapter Start, Chapter 517 Lurking Soul Code Goo, Bitter Strength Goo, Expend Strength Goo और Charging Crash Goo को रैंक 5 तक एडवांस करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। फैंग युआन को इसके लिए बड़ी क्वांटिटी में मटेरियल्स और गू वॉर्म्स इस्तेमाल करने पड़ते। इसी वजह से अक्सर सिर्फ वही गू इमॉर्टल्स जिनके पास ब्लेस्ड लैंड्स होते थे, उनके पास हाई रैंक 5 गू का पूरा सेट जमा करने की पूंजी होती थी। आम इंसानों के लिए ऐसी कीमत चुकाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए मोर्टल दुनिया में बहुत से रैंक 5 गू मास्टर्स के पास एक भी रैंक 5 गू नहीं होता था। सिर्फ ही लू लन और डान फैंग यूलियांग जैसे लोग, जिनके पीछे एक बड़ी ताकत का सपोर्ट होता था, उनके पास एक या दो रैंक 5 गू होते थे। ईस्ट विंडो गू से मिली इंफॉर्मेशन में बैटल मेरिट्स के बदले एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ एक डार्क पाथ रैंक 5 गू हाई था। मेरे एंस्लेवमेंट पाथ के गू चांग शन यिन से माइल हैं, लगभग सभी रैंक 4 हैं और उन्हें कम टाइम में रैंक 5 तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए मुझे गू रेसिपीज जमा करने पर कंसंट्रेट करना होगा, जस्ट इन केस। जहां तक मेरे स्ट्रेंथ पाथ गू की बात है, वो सदर्न बॉर्डर से हैं। उन्हें रिफाइन करने से बेहतर है कि मैं उन्हें सीधा खरीद लूं। आखिरकार ये गू मेरे वाइटल गू नहीं है, तो अगर रिफाइनमेंट फेल हो गया तो ये खत्म हो जाएंगे। और अगर मुझे फिर से रिफाइन करना है तो मुझे उन्हें फिर से जमा करना पड़ेगा। फैंग युआन का प्लान वही था जो आने वाले मुसीबत के दौर में कई फॉरेन रीजन के गू मास्टर समझदारी से चुनते थे। उसने अपना फैसला कर लिया। सामान में सिर्फ एक रैंक 5 गू था, लेकिन रैंक 4 गू बहुत सारे थे, जिसमें बिटर स्ट्रेंथ गू, टूजिटा फ्लावर और प्राइमीवल एल्डर गू भी शामिल थे। लेकिन वहां चार्जिंग क्रैश गू नहीं था। फैंग युआन के पास बेहतर के अलावा दूसरा ऑप्शन चुनने के सिवा कोई चारा नहीं था और उसने रैंक 3 हॉरिजॉन्टल चार्ज गू और वर्टिकल क्रैश गू के दो जोड़े चुने, उन्हें खुद फ्यूज करने का इरादा करके। सेल्फ रिलायंस गू स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के लिए एक परफेक्ट मैच था और ऊपर से एक रेयर गू भी। हे ट्राइब की सामान की विशाल लिस्ट में एक सेल्फ रिलायंस गू था, लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ रैंक 2 का था। फैंग युआन के पास जो था उससे भी नीचे। रैंक 3 सेल्फ रिलायंस गू की कीमत 45,000 प्राइमीवल स्टोन्स तक पहुंच सकती थी, जो 4500 बैटल मेरिट्स के बराबर था। एक रैंक 4 सेल्फ रिलायंस गू की कीमत एक रैंक 5 गू से कंपेयर की जा सकती थी और उसके एक्सचेंज लिस्ट में आने की संभावना बहुत कम थी। फैंग युआन ने सोचा और ये रैंक 2 सेल्फ रिलायंस गू भी खरीद लिया। अगर सच में कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो बस यूज रिफाइन करने की कोशिश कर सकता था। अगर सेल्फ रिलायंस गू का ये हाल था तो स्ट्रेंथ ची गू के बारे में तो बात करना ही बेकार था। स्ट्रेंथ ची गू मॉर्टल मार्केट्स में पहले हाई एक्सटिंक्ट हो चुका था और फैंग युआन का स्ट्रेंथ ची गू रैंक 4 एटमॉस्फेयर गू को रिवर्स रिफाइन करके मिला था। लेकिन एटमॉस्फेयर गू रैंक 4 का था और मेनस्ट्रीम गू नहीं था और ऊपर से बहुत रेयर भी था। अगर फैंग युआन को स्ट्रेंथ ची गू हासिल करना था तो यूज नॉर्दर्न प्लेन्स के एटमॉस्फेयर गू का इस्तेमाल करके यूज रैंक 3 स्ट्रेंथ ची गू में रिवर्स रिफाइन करना पड़ता। ए फ्लैट उसके पास रैंक 5 कल्टिवेशन थी। रैंक 3 स्ट्रेंथ ची गू ऐब उसके लिए औकात का नहीं था। रैंक 3 गू से ऐब यूज बहुत हाई कम मदद मिलती। चलो, अगर एक्सपेंड स्ट्रेंथ गू नहीं है तो ना सही। आखिरकार ये गू स्ट्रेंथ पाथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके एप्लीकेशंस कम हैं। अगर मेरे पास स्ट्रेंथ ची गू नहीं हुआ तो सच में बहुत बुरा होगा। मेरे पास लॉन्ग रेंज अटैक मेथड्स की कमी होगी और मैं आज के स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स की सबसे कॉमन परेशानी में फंस जाऊंगा। स्ट्रेंथ ची गू को भले हाई और गुना माना जाए, लेकिन ये स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के लिए बहुत जरूरी था। तो अभी के लिए मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ची गू के रैंक 4 और रैंक 5 रेसिपीज जमा करने की कोशिश कर सकता हूं। की पाथ तो पहले ही खत्म हो चुका है। ट्रेजर येलो हेवन में मिल तो जाएंगे, लेकिन कीमत जरूर बहुत हाई होगी। शायद मेरी सबसे बड़ी उम्मीद लैंग या ब्लेस्ड लैंड में है, लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट से डील करना आसान नहीं है। अगर मुझे रेसिपी हासिल करनी है तो मुझे एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब फैंग युआन इस प्रॉब्लम को लेकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था, तभी अचानक यूज एक रियलाइजेशन हुआ। गलत। उसके दिमाग में एक हल्का सा झटका लगा। भले ही मेरे स्ट्रेंथ पथ के पास लॉन्ग रेंज अटैक मेथड्स ना हो, मेरा एंस्लेवमेंट पाथ उसकी कमी पूरी कर सकता है। मेरी सिचुएशन अब पहले जैसी नहीं है। मेरे पास दो एपर्चर्स हैं, मेन एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ, दोनों कल्टिवेट करता हूं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फैंग युआन का नजरिया अचानक साफ हो गया। बेशक वो एक पुनर्जन्मा लेने वाला इंसान था और बहुत मेटिकुलस था, लेकिन उसके लिए भी आदत के मुताबिक सोचना लाजमी था।
पिछली जिंदगी में उसके पास सिर्फ एक हाई एपर्चर था और भले ही उसने दूसरे पाथ्स को छुआ था, वो ज्यादातर गो इमॉर्टल बनने के बाद ही हुआ था। लेकिन अब वो एक मॉर्टल के रूप में हाई डू पाथ्स कल्टिवेट कर रहा था। एंस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर्स को सबसे ज्यादा डर बेहेडिंग द लीडर टैक्टिक्स से लगता है। मेन स्ट्रेंथ पाथ का इस्तेमाल डिफेंड करने के लिए कर सकता हूं। इसके अलावा स्ट्रेंथ पाथ की कमजोरी को एंस्लेवमेंट पाथ का इस्तेमाल करके भरा जा सकता है। स्ट्रेंथ चीगू उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डू पाथ्स कल्टिवेट करता था। यह प्रॉब्लम जो स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स को परेशान करती थी, वो आसानी से सॉल्व हो गई। इसके बाद फैंग युआन ने अपने बैटल मेरिट्स का इस्तेमाल करके कई स्पेस पाथ गू और बड़ी मात्रा में गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स एक्सचेंज किए। यह स्पेस पाथ गू और मटेरियल्स बाद में लुओपो वैली में एंटर करने की तैयारी के लिए थे। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने उस वक्त लुओपो वैली को सील कर दिया था। अगर किसी को अंदर जाना होता तो नॉर्मल तरीके काम नहीं करते, उसके पास रैंक 5 ओपन डोर गू होना जरूरी था। ओपन डोर गू किस्मत वालों को लुओपो वैली में एंटर करने देता था, लेकिन पैसेज को बैन करने के लिए रैंक 5 क्लोज डोर गू को रिफाइन करना पड़ता, ताकि पैसेज एक्सपोज ना हो और दूसरे अंदर ना आ पाएं। लॉर्ड वुल्फ किंग ने सच में इतने सारे स्ट्रेंथ पाथ गू और स्पेस पाथ गू एक्सचेंज किए हैं, और साथ में इतने सारे गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स भी। फैंग युआन जो सामान एक्सचेंज करना चाहता था, उससे ये महिला गू मास्टर अंदर ही अंदर हैरान थी। स्ट्रेंथ पाथ गू एक्सचेंज करना फिर भी ठीक था। आखिरकार स्ट्रेंथ पाथ भले हाई डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन यूएस में प्राइमीवल एसेंस कम खर्च होता था। अगर प्राइमीवल एसेंस खत्म होने वाला हो तो ये एक गू मास्टर का आखिरी सहारा बन सकता था। इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में जहां लड़ाइयां अक्सर होती रहती थी, लगभग सभी गू मास्टर्स कुछ स्ट्रेंथ पाथ गू कल्टिवेट करते थे। लेकिन लॉर्ड वुल्फ किंग इन स्पेस पाथ गू से क्या करने वाले हैं? शायद वो स्पेस पाथ गू का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करना चाहते हैं। आखिरकार एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स अक्सर बेहेडिंग लीडर टैक्टिक्स से जी हायर रहते हैं, और ये हैरान करने वाले अमाउंट्स में गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स। क्या लॉर्ड वुल्फ किंग रिफाइनमेंट पाथ में इंटरेस्टेड हैं? या शायद वो एक बिल्कुल नए एंस्लेवमेंट पाथ गू पर रिसर्च कर रहे हैं? महिला गू मास्टर शक से भरी हुई थी, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं किया। वो अच्छी तरह जानती थी कि इन राजों के बारे में बेमतलब पूछताछ करना गू मास्टर के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। इसीलिए उसने अपने चेहरे पर कोई क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई और सिर्फ इन एक्सचेंजेस को हैंडल करने पर कंसंट्रेट किया। फैंग युआन ने जल्द हाई देखा कि बैटल लिस्ट पर उसके बैटल मेरिट्स आधे से ज्यादा कम हो गए और वो सीधे पहली पोजीशन से नीचे गिर गया। लॉर्ड वुल्फ किंग, आपने जो सामान एक्सचेंज किया है वो आज ही आपको एक एक करके भेजे दिया जाएगा और सुबह तक पूरा डिलीवर हो जाएगा, महिला गू मास्टर ने धीमी आवाज में इन्फॉर्म किया। फैंग युआन ने सर हिलाया और बस जाने ही वाला था कि यूएस महिला गू मास्टर ने धीमी आवाज में कहा, लॉर्ड वुल्फ किंग, जरा के मिनट रुकें। यहाँ एक गू रेसिपी है जो आपके लिए बहुत सूटेबल है। लॉर्ड ट्राइब लीडर ने खास तौर पर मुझे ये आपके लिए रखने को कहा था। फैंग युआन की ईद में एक तेज रोशनी चमकी। गैस करने की भी जरूरत नहीं थी, उसके सामने खड़ी महिला गू मास्टर यकीनन ही ट्राइब की गू मास्टर थी। सप्लाई कैंप जैसी जरूरी जगह पर ही लू लन अपने आदमियों को अंदर रखकर ही चैन से रह सकता था। महिला गू मास्टर की बातें सुनकर फैंग युआन समझ गया कि यही लू लैन का उसके प्रति एक नेक इरादा था। इसकी बहुत ज्यादा संभावना थी कि यह हे जू यी के खतरे के सामने भाग जाने की वजह से था, और फैंग युआन ने यूएस बात को जाने दिया, इसीलिए ही लू लैन चुपके से उसका एहसान चुका रहा था। फैंग युआन को तुरंत कुछ इंटरेस्ट महसूस हुआ और डिटेल समझने के बाद उसने पाया कि ये गू रेसिपी सच में उसके लिए बहुत सूटेबल थी। यह लर्किंग सोल कोड गू की रेसिपी थी। लर्किंग सोल कोड गू की सिर्फ एक हाई एबिलिटी थी, और वो थी सोल फ्लक्चुएशंस को कवर करना। पहले फैंग युआन बैटलफील्ड के एक कोने में छिपा रहता था और यूज वुल्फ ग्रुप को मोबिलाइज करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए बिना काम चलाना पड़ता था ताकि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन इस गू के साथ वो अपनी सोल फ्लक्चुएशंस को पूरी तरह से कवर कर सकता था और छिपकर अपनी पूरी ताकत से वुल्फ ग्रुप को मोबिलाइज कर सकता था। यह गू रेसिपी रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक जाती थी, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। फैंग युआन ने अपने बचे हुए सारे बैटल मेरिट्स इस्तेमाल कर लिए और बड़ी मुश्किल से यूज हासिल किया। उसने एक बार गू रेसिपी पर नजर डाली और देखा कि इस गू को रिफाइन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन रिफाइनमेंट के प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा थे। इसके अलावा इसमें शामिल लागत भी कम नहीं थी, खासकर एक प्रोसीजर में गू रिफाइनमेंट मटेरियल के रूप में बहुत सारे ताजे जानवरों की खाल की जरूरत थी। ट्राइब लीडर ने खुद कहा है कि अगर लॉर्ड वुल्फ किंग को लगता है कि गू रिफाइनमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप रिफाइनमेंट पाथ गू मास्टर से ये करवा सकते हैं।
आपको सिर्फ उन्हें बराबर के बैटल मेरिट्स देने होंगे। अगर लॉर्ड वुल्फ किंग के पास बैटल मेरिट्स कम पद रहे हैं तो आप 5 लाख बोरो कर सकते हैं। महिला गू मास्टर ने टाइम पर सजेस्ट किया। प्राइमीवल स्टोन्स आम दिनी में करेंसी थे, लेकिन लड़ाई के दौरान गू मास्टर्स द्वारा अपने प्राइमीवल एसेंस को रिस्टोर करने, नए गू रिफाइन करने या ऐसे ही कामों के लिए बड़ी संख्या में प्राइमीवल स्टोन्स इस्तेमाल करने के कारण प्राइमीवल स्टोन्स की कमी हो जाती थी। ऐसे समय में बैटल मेरिट्स अक्सर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। ये सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स में ही नहीं था, सदर्न बॉर्डर और दूसरे रीजन्स में भी यही हाल था। बैटल मेरिट्स उधार लेना आम लोगों को मिलने वाला ट्रीटमेंट नहीं था। फैंग युआन, हालांकि, एक जरूरी बैटल स्ट्रेंथ था क्योंकि वो अकेले हाई पूरी ही ट्राइब आर्मी की ताकत बढ़ा सकता था, इसीलिए ही लू लैंड चुपके से ऐसी हरकतों को बढ़ावा देकर खुश था। फैंग युआन ने सर हिलाया और मौके पर ही 5 लाख बैटल मेरिट्स उधार ले लिए। इसके साथ उसके बैटल मेरिट्स नेगेटिव में चले गए और बड़ी बैटल मेरिट लिस्ट में आखिरी पोजीशन पर आ गया। 15 बड़े टेंट्स में इस सीन को देखने वाले गू मास्टर्स हैरानी से चिल्ला उठे। बड़े से डिफेंस वॉल्स जितनी बड़ी बैटल मेरिट लिस्ट में लाल रंग में लिखा नेगेटिव 5 लाख बेहद चमक रहा था। पहले से आखिरी तक इतना बड़ा फर्क देखकर लोग बहुत चौंक गए। शोर शराबा भरी चर्चाएं उठी और फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। वुल्फ किंग की ताकत और स्टेटस ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो इस सच को मान लें। जल्द ही वुल्फ किंग से आए कुछ असाइनमेंट्स ने शांत चर्चाओं को फिर से शोर शराबे में बदल दिया। असाइनमेंट्स द भेड़ियों को पकड़ना, आत्माएं जमा करना, भेड़ियों की खाल उतारना और उन्हें प्रोसेस करना, साथ ही बड़ी संख्या में गू रिफाइनमेंट असाइनमेंट्स पूरा होने पर उन्हें बहुत सारे बैटल मेरिट्स मिल सकते थे। इन असाइनमेंट्स ने जल्दी ही सबके जोश को जागा दिया। अगले कुछ दिनों तक फैंग युआन कल्टिवेट करता रहा, मुख्य रूप से स्ट्रेंथ पथ पर कंसंट्रेट करते हुए। टर्टल जेड वुल्फ स्किन गू के कारण उसका शरीर और भी ज्यादा ताकत से सकता था। कई दिनों बाद फैंग युआन का स्ट्रेंथ 500 जुन ताकत की बड़ा को पार कर गया और उस पहले ही 10,000 रैंक 1 लर्किंग सोल कोट गू मिल चुके थे। लेकिन रैंक 5 तक पहुंचने के लिए यह अमाउंट अभी भी काफी नहीं था। हे ट्राइब आर्मी ने एक हफ्ते और आराम किया और खुद को आयोजित किया, फिर कैंप उखाड़ा और डांगफैंग ट्राइब की डिफेंस लाइन की तरफ बढ़ गए। लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई। डोंगफैंग यूलियांग ने ऊंची और मजबूत दीवारों पर भरोसा करके कास के डिफेंस किया और लगातार चालाक योजनाओं के साथ वो लड़ाई को आखिरी सीमा तक खींचने में कामयाब रहा, जिससे ही ट्राइब को बड़ी परेशानी हुई। लेकिन उसके लिए पहली लड़ाई से बने बड़े गैप को भरना अभी भी बहुत मुश्किल था। डोंगफैंग आर्मी ने जो 5 डिफेंस लाइंस बनाई थी, उन्हें ही ट्राइब ने एक एक करके तोड़ दिया। आखिर में डोंगफैंग आर्मी आखिरी डिफेंस लाइन काओफू के सेंट्रल जोन में तक पीछे हट गई थी और ही ट्राइब ने उन्हें मजबूती से घेर लिया था। डोंगफैंग यूलियांग, तुम घिर चुके हो, तुम्हारी हार तय है। एक समझदार आदमी किस्मत के आगे झुक जाता है। जब तक तुम सरेंडर कर दोगे, मेरी आर्मी के मेन मिलिट्री एडवाइजर की पोजीशन अभी भी तुम्हारी ही होगी। हे लूलन अपने 2 सर वाले राइनों पर ऊंचा खड़ा था, उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज रही थी। चैप्टर 518 फेमस हे लूलन के सरेंडर के ऑफर के सामने डोंगफैंग यूलियांग शांत हो गया। वो दीवारों पर खड़ा था, काली दुश्मन सेना को देख रहा था, हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और उसके कपड़े हवा में हल्के से फड़फड़ा रहे थे। उसने हल्के से आह भरी। बेशक उसके पास कई शानदार स्कीम्स दी और वो हमेशा अपनी भविष्यवाणियों से पहल करता था, लेकिन दोनों तरफ का अंतर बहुत ज्यादा था। आखिरकार वो इस मोड़ पर पहुंच ही गए। विजडम पाथ अमर नहीं था। इतिहास में गू मास्टर के पाथ्स और स्टाइल्स की एक बड़ी संख्या थी, यहां तक कि की पथ और स्ट्रेंथ पथ जो एक समय में प्रभावी थी, वो भी दूसरे पाथ्स को खत्म नहीं कर पाए और गू मास्टर की दुनिया का एकमात्र पथ नहीं बन पाए। हर पथ की अपनी ताकत और कमजोरियां थी, खासकर जब गू मास्टर पाथ्स रिसोर्सेस के आधार पर स्थापित किए गए थे। जैसे जैसे समय बदला और माहौल बदला, जब गू मास्टर्स को कल्टिवेट करने के लिए जरूरी रिसोर्सेस कम हो गए, तो इस पाथ की जीवंतता कम हो जाती थी। कोई भी गू मास्टर जो इतिहास से परिचित था, वो जानता था कि समय की लंबी नदी में अनगिनत पाथ्स दफन हो गए थे। वैसे विजडम पाथ इमेमोरियल ईरा से लेकर आज तक लोकप्रिय रहा था। भले ही उनकी संख्या हमेशा कम रही हो, ऐसे स्थापित पथ को स्वतंत्र कहा जा सकता था। इस दुनिया में कोई भी पथ अपराजित नहीं था, सिर्फ अपराजित गू मास्टर्स थे। लेकिन सच में अपराजित होने के लिए इतिहास में सिर्फ 10 आए थे। डोंगफैंग यूलियांग सिर्फ एक रैंक 5 विजडम पाथ गू मास्टर था, भले ही वो मोर्टल दुनिया के चरम पर था, वो अपराजित होने से बहुत दूर था। भले ही उसके पास अपना बनाया हुआ किलर मूव 7 स्टारलाइट था,
लेकिन उसका प्राइमेवल एसेंस का खर्च बहुत ज्यादा था, उस बनाए रखना मुश्किल था। हे ट्राइब जैसी विशाल सेना के खिलाफ वो पहले से ही कमजोर और आउटनंबर्ड महसूस कर रहा था। अगर मैं एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर होता तो शायद इसे बचाने का एक मौका होता, लेकिन एंस्लेवमेंट पाथ को भी बेहेडिंग द लीडर टैक्टिक से चिंता करनी पड़ती। यहां तक कि वुल्फ किंग चैंग शन यिन भी अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता अपने भेड़ियों को लेकर मेन ट्रूप से अलग होने की। इसलिए सिर्फ गू इमॉर्टल बैन कर ही कोई मोर्टल दुनिया पर राज कर सकता है। डोंगफैंग यूलियांग ने दिल ही दिल में आह भरी। इसी समय वाटर डेमन हाओ जी ल्यू लड़ने के लिए आगे आया। विंड डेमन, बाहर आ और मर, उसने अपने दुश्मन का नाम चिल्लाकर पुकारा। विंड डेमन गुस्से में था, गुर्राते हुए बोला, हाओ जी ल्यू, ज्यादा अकड़ मत दिखा। ये कहकर उसने डिफेंस वॉल से छलांग लगा दी, हवा में ही अपने गू को एक्टिवेट किया और 2-4 पट्टी वाले विंड ब्लेड्स बन गए जो तेजी से बाहर निकले। तेरे पास वही पुराने ट्रिक्स हैं। वाटर डेमन हंसा, बिना हिले डुले सीधा आगे बढ़ा। बम बम बम। पानी और हवा के डीमंस दर्जनों बार लड़ चुके थे, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए जैसे ही वो लड़ा, लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। दोनों तरफ से विंड ब्लेड्स और वाटर बुलेट्स उड़ा हवा में टकराकर फट गए। विंड डेमन के तेज और पेनिट्रेटिंग और काइटिंग पर फोकस दी, जबकि वाटर डेमन ने फ्रंटल असॉल्ट किया, दुश्मन को दबोच लिया। दोनों स्थापित किरदार थे, अब जब वो एक दूसरे से भिड़ रहे थे तो वो बड़ी ताकत दिखा रहे थे और लड़ाई का फैसला आसानी से नहीं हो पा रहा था। दोनों सेनाओं के गू मास्टर्स ने अपना ध्यान इन दो लोगों पर केंद्रित किया। एक रैंक 4 गू मास्टर की ताकत सबको पता थी, लेकिन अब भी ये उन्हें एक बड़े डर और घबराहट का एहसास दे रही थी। कुछ देर बाद वाटर डेमन धीरे धीरे हावी होने लगा। विंड डेमन की हालत अच्छी नहीं थी, कभी कभी एक गू मास्टर की ताकत उतार चढ़ाव करती है। जैसे अभी, नतीजा पहले ही तय हो चुका था। हे ट्राइब द्वारा जी हायर होने के कारण डोंगफैंग ट्राइब के योद्धाओं का मनोबल कम था, विंड डेमन भी इससे प्रभावित था। अपने बराबर के प्रतिद्वंदी को खुद से दबते देख वाटर डेमन खुशी से चिल्लाया और भी तेजी से हमला करने लगा। जनरल हाई सैनिकों का साहस होता है, ये देखकर हे ट्राइब आर्मी का मनोबल बढ़ गया, जबकि डोंगफैंग अलायंस आर्मी डिफेंस वॉल पर शांत हो गई। मैं टेंट में ही लूलैन जोर से हंसा और एक और रैंक 4 एक्सपर्ट को लड़ाई में भेजा। डोंगफैंग यूलियांग ने उससे निपटने के लिए एक आदमी भेजा, लेकिन इन डूगू मास्टर्स के बीच की लड़ाई डीमंस की लड़ाई जितनी घनघोर नहीं थी। ना सिर्फ शोर कम था, वो लड़ाई के बीच में बात भी कर रहे थे, अपने पूर्वजों के समय और उनके अलायंस मैरिज के बारे में बात करते हुए। डोंगफैंग यूलियांग का चेहरा और भी खराब हो गया, जबकि ही लूलैन की मुस्कान और गहरी हो गई। डोंगफैंग अलायंस आर्मी का मनोबल कम था, सैनिकों में अपनेपन का एहसास खत्म हो गया था। अलायंस की सभी ताकतें अपनी परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी थीं। हे ट्राइब आर्मी का मनोबल ऊंचा था, सभी रैंक 4 एक्सपर्ट्स लड़ाई के लिए आगे आना चाहते थे। हे लूलैन हंसा और उनकी सभी रिक्वेस्ट्स को मंजूर कर लिया। जल्दी ही दोनों सेनाओं के सामने 12 बैटल रिंग्स बन गए। मैं पैन पिंग हूं, कौन मुझसे लड़ेगा? पैन पिंग एक भयानक ऑरा लिए हुए था जब वो ही लूलैन की इजाजत पाकर बैटलफील्ड में 13वां आदमी बना। डोंगफैंग यूलियांग शांत था। ए फ्लैट तक उसके नीचे के रैंक 4 एक्सपर्ट्स ज्यादातर मर चुके थे। कई एक्सपर्ट्स वर्तमान और भविष्य के लिए चिंतित थे, वो अब अपनी पूरी जान नहीं लगा रहे थे, बल्कि अपनी ताकत छिपा रहे थे। भले ही जब अलायंस बना था, सभी लीडर्स और एक्सपर्ट्स ने पॉइजन बोगू का इस्तेमाल किया था, लेकिन शपथ का कंटेंट सख्त नहीं था, उसमें कई लूपहोल्स थे जिनका फायदा उठाया जा सकता था। अलायंस लीडर के रूप में भले ही वो बड़े ट्राइब्स को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, दूसरे फोर्सेस बेवकूफ नहीं थे। इसलिए पॉइजन वाव का कंटेंट कई पीढ़ियों से चला आ रहा था, जो कई कलेक्टिव एग्रीमेंट से बना था। जैसे हाईपैन पिंग ने लड़ाई के लिए बुलाया, डोंगफैंग यूलियांग ने पाया कि उसके पास बुलाने के लिए अब कोई नहीं था। उसने सोचा और फिर एक आदेश भेजा। क्या? डोंगफैंग अलायंस लीडर मेरे पिता को लड़ने का आदेश दे रहे हैं? डिफेंस वॉल्स के पीछे कैंप में टैंगफैंग ने इस मैसेंजर को देखा और उसका चेहरा बिगड़ गया, उसकी ऊँग में लगभग आग लग गई थी। पिछली लड़ाई में अपने काबिले के लोगों को बचाने के लिए टैंग ट्राइब लीडर पर डूहे ट्राइब गू मास्टर्स ने हमला किया और उस गंभीर चोट आई। उसके बाद वो बिस्तर पर था, अभी तक ठीक भी नहीं हुआ था। यह अलायंस लीडर का आदेश है, क्या तुम इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हारा ट्राइब लीडर जख्मी और बिस्तर पर है, लेकिन यहां इतने सारे बिस्तर पर पड़े ट्राइब लीडर्स हैं, अलायंस लीडर का आदेश मिलने के बाद क्या उन्होंने भी हिस्सा नहीं लिया?
मैसेंजर के शब्द कठोर थे जब उसने टैंग फैंग को नफरत से देखा। तुम। टैंग फैंग गुस्से में था, चिल्लाया, वो जख्मी होने का नाटक कर रहे हैं, मेरे पिता सच में गंभीर रूप से जख्मी हैं। ठीक है बेटा, बस। टैंग ट्राइब लीडर होने के नाते मुझे इस लड़ाई में हिस्सा लेना ही होगा। इसी समय पीला पड़ा टैंग ट्राइब लीडर बाहर आया। HMPH, बस तुम आदेश मानो, डोंगफैंग ट्राइब के मैसेंजर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और चला गया। लेकिन पिताजी, आपका शरीर। टैंग फैंग बेहद चिंतित था। कोई बात नहीं, टैंग ट्राइब लीडर ने अपने बेटे के कंधों पर थपथपाया। मैं इन दिनों आराम कर रहा हूं, मेरी चोटें लगभग ठीक हो गई हैं। आज की लड़ाई शायद आखिरी हो। अगर मैं हिस्सा नहीं लेता तो ये हमारे काबिले के लिए नुकसानदेह होगा और हमारी इज्जत के लिए भी। टैंग फैंग ने दांत पीसे। तो आपको सावधान रहना होगा पिताजी, बहन अभी भी उनके साथ है, अगर कोई मौका मिला तो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। टैंग ट्राइब लीडर ने माथा सिकोड़ा और टेंट से बाहर चला गया। वो डिफेंस वॉल्स पर आया और डांग फैंग यूलियांग से मिला, फिर बैटलफील्ड में गया, पैन पिंग के साथ लड़ाई शुरू की। टैंग फैंग दीवार के किनारे खड़ा था, अपने पिता को देख रहा था। यंग ट्राइब लीडर, हम ठीक रहेंगे। भले हाईलॉर्ड ट्राइब लीडर में अभी भी कुछ जहर है, लेकिन आज की लड़ाई अलग है, हर कोई पूरी जान नहीं लगाएगा, एक टांग ट्राइब एल्डर ने समझाया। टैंग फैंग ने अपने पिता को पन पिंग के बराबर लड़ते हुए देखा, दोनों हाई अपनी पूरी जान नहीं लगा रहे थे, और उसके दिल की चिंता दूर हो गई। लेकिन इसी पाल, पैन पिंग फट पड़ा और कमर से अपनी तलवार निकाल ली। सबने एक तेज सफेद रोशनी को तेजी से चमकते हुए देखा। अगले हाई पैल, टैंग ट्राइब लीडर का सर कलम हो गया था। आह पिताजी! टैंग फैंग हक्का बक्का रह गया और फिर दर्द से चिल्ला पड़ा। ये बहुत अचानक हुआ था, दोनों तरफ कुछ सांसों के लिए चौंक गए थे, फिर जोश से चर्चा करने लगे। टैंग ट्राइब लीडर टैंग यू को मैंने, पैन पिंग ने, मार गिराया है। पैन पिंग की आंखें खून की प्यासी रोशनी से चमक रही थीं जब उसने टैंग ट्राइब लीडर का सर उठाया और चिल्लाया। टैंग फैंग की नजर अंधेरी हो गई और वो मौके पर ही बेहोश हो गया। वो क्या था? मैंने सिर्फ एक रोशनी की झलक देखी, वो बहुत तेज थी। मैं कुछ भी साफ नहीं देख पाया। पता नहीं पन पिंग ने कौन सा गू या किलर मूव इस्तेमाल किया। पैन पिंग ने अपने ही लेवल के एक एक्सपर्ट को मार दिया, उसने बड़ी शोहरत हासिल की, यहां तक कि आराम कर रहे फैंग युआन ने भी अपनी यही हल्की सी खोलकर उसे एक नजर देखा। नॉर्दर्न प्लेन्स विशाल था, ये लड़ाइयों की जमीन थी। अनगिनत युद्धों और लड़ाइयों ने कई एक्सपर्ट्स पैदा किए। इन एक्सपर्ट्स के पास कुछ अनजान ट्रम्प कार्ड्स हो सकते थे जो उन्होंने हमेशा छिपा कर रखे थे। भले हाई पैन पिंग एक रैंक 4 गू मास्टर था, उसकी रेपुटेशन बहुत ऊंची नहीं थी, रैंक 4 गू मास्टर्स में वो आउटस्टैंडिंग नहीं था। लेकिन इस लड़ाई के बाद वो टैंग ट्राइब लीडर की लाश पर पैर रखकर मशहूर हो गया। पैन पिंग का चेहरा फूलों की तरह खिल उठा जब वो जीत कर लौटा। हे लूलैन जोर से हंसा, अपने आदमियों को अपनी शराब का कप लाने का आदेश दिया और पन पिंग को इनाम के तौर पर स्वादिष्ट शराब दी। इनाम के लिए शुक्रिया लॉर्ड अलायंस लीडर। पैन पिंग मेन टेंट में खड़ा था, एक ही घूंट में शराब पी गया, उसकी निगाहें उम्मीद से भरी थी और उसका चेहरा जिंदा दिल था। यूज येगू गलती से मिला था। एक बार कुछ कबीलों ने एक मार्केट लगाया था, उसने ये तलवार देखी और सोचा कि ये सुंदर है, इसलिए उसने शौक से खरीद ली। लेकिन ये सोचना ही गलत था कि जब वो इससे खेल रहा था तब यूस इस तलवार का राज पता चला। इस तलवार की धार पर एक ठंडी रोशनी थी। ये ठंडी रोशनी असल में एक रहस्यमय गू वर्म था। पैन पिंग ने बहुत मेहनत की और आखिरकार इस गू को रिफाइन कर लिया। भले हाई यूस इस गू का नाम नहीं पता था, लेकिन इसने उसके लिए कई मजबूत दुश्मनों को मार गिराया था, इसका अटैक बेहद तेज था। यूज इस इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट से बड़ी उम्मीदें थी। मूल रूप से हे ट्राइब और डांगफैंग आर्मी की पहली लड़ाई के दौरान उसने पहले लड़ने के लिए अनुरोध किया था। उस समय वो इस गू का इस्तेमाल करके एक मजबूत दुश्मन को मारने और तुरंत शोहरत हासिल करने की योजना बना रहा था। लेकिन टांग मियाओमिंग ने वुल्फ किंग चैंग शन यिन को बुलाया और उस चैलेंज किया, इसने उसकी योजनाओं में बढ़ा डाली। इससे भी बुरा यह था कि फैंग युआन ने नियम नहीं माने, उसने सीधा हमला किया और चैलेंज को स्किप कर दिया, सीधे दोनों तरफ के बीच युद्ध शुरू कर दिया। पैन पिंग जिस मौके की तलाश में था वो ऐसे ही चला गया। भले ही बाद में लड़ाइयां हुई, लेकिन वो माहौल नहीं था जिसकी पन पिंग को उम्मीद थी। लेकिन आज की लड़ाई एक बड़ा मौका थी। टैंग ट्राइब लीडर टैंग यू एक स्थापित किरदार है। इस लड़ाई के बाद मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा और मैं हे ट्राइब का नंबर 1 जनरल बन जाऊंगा। आखिरकार वाटर डेमन हाउ जी ल्यू की ज्यादा रेपुटेशन थी, लेकिन उसने अभी तक विंड डेमन को नहीं हराया था।
जहां तक वुल्फ किंग चैंग शन यिन की बात है, वो एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर है, उससे कम्पीट करने का कोई मतलब नहीं। पैन पिंग ने चारों तरफ देखा, महसूस किया कि सबकी निगाहें उसकी तरफ बदल गई हैं, उसके दिल की खुशी फिर से बढ़ गई। ये है टॉप डॉग होने की फीलिंग। ही, एक दिन, पैन पिंग, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में अपना नाम रोशन करूंगा, उसने अपने दिल में चिल्लाकर कहा। चैप्टर 519, जस्ट अ गेम नी यू ब्लेस्ड लैंड। एक लंबा जड़े से बना वॉकवे झील की सतह के साथ एक पवेलियन की तरफ जा रहा था। पवेलियन के बाहर हल्की बारिश और सुकून देने वाली हवा चल रही थी। बाहर की दुनिया से अलग, यहां बारिश नीचे से ऊपर की तरफ गिरती थी। नी यू का नाम इसी से आया था। महिला गू इमॉर्टल टैनबिया के बाद ब्लेस्ड लैंड में एक नया मेहमान आया था। जूनियर ही बाय सीनियर डोंगफैंग को प्रणाम करता है। जो आदमी आया था वो एक साधारण मध्य उम्र का आदमी दिखता था, लेकिन वो एक असली रैंक 6 गू इमॉर्टल था। हमें आखिरी बार मिले हुए 70 साल हो गए हैं। इस वक्त तुम अभी भी ही ट्राइब के लीडर द इंपीरियल कोर्ट में दाखिल होने से बस एक कदम दूर। हे बाय पत्थर की बेंच पर खड़ा था, हल्का सा झुककर बोला, मुझे शर्म आती है, इस वक्त मुझे मेरे ट्राइब से बड़ा सपोर्ट मिला था, लेकिन मैं एक चाल से हार गया और ल्यू ट्राइब जीत गई। ही डोंगफैंग चैंग फैन हैसा, सही है, इस वक्त का ल्यू ट्राइब लीडर ल्यू यीफंग, उसके पास अभूतपूर्व प्रतिभा थी, वो 100 सालों में मुश्किल से दिखने वाला जीनियस था। सीनियर की याददाश्त अच्छी है, जूनियर आपकी प्रशंसा से भरा हुआ है। डोंगफैंग चैंग फैन ने अपना सर हिलाया। हम विजडम पाथ गू मास्टर्स हमेशा हर संभव जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि हम अपनी डिडक्शंस कर सकें। भले हाइल्यू यीफंग बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन वो गू इमॉर्टल रेल्म की तरफ बढ़ते हुए फैल हो गया। इस पीढ़ी के लोगों में जो आखिर तक खड़ा रहा, वो तुम द, जिसे आमतौर पर हे ट्राइब का रॉकमैन कहा जाता है। सीनियर बहुत दयालु हैं, ये जूनियर बस किस्मत वाला था। खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, गू इमॉर्टल बनना स्वर्ग चढ़ने जैसा मुश्किल है। 10,000 रैंक 5 गू मास्टर्स में से शायद एक भी सफल नहीं हो पाता। सच कहूं तो मैंने इन सालों में कई जूनियर्स को देखा है, और अब मेरी उम्मीदें इस बच्चे पर हैं। डोंगफैंग चैंग फैन ने अपनी दाहिनी उंगली से इशारा किया और पत्थर की बेंच से एक रंग बिरंगा धुआं उठा, जो नॉर्दर्न प्लेन्स काउफू में चल रही रियल टाइम लड़ाई की स्थिति को दिखा रहा था। इत्तेफाक से दोनों गू इमॉर्टल्स ने पैन पिंग को अपनी तलवार चमकाते हुए देखा जब उसने टैंग ट्राइब के लीडर का सर काट दिया। हे बाई ने भावे सिकोड़ी, हल्के से हौंफते हुए बोला, यह तो इंटरेस्टिंग है, अगर मैंने गलत नहीं देखा तो यह सोल ब्लेड गू है। सोल ब्लेड गू यूनिक है, एक बार एक्टिवेट होने पर यह सेम लेवल के सभी डिफेंसेस को इग्नोर कर सकता है। इसे गू इमॉर्टल ब्लेड डेमन ने बनाया था। इसका रूप अजीब है, बस एक तलवार की रोशनी की झलक, और इसे एक तलवार पर रखना पड़ता है। ये गू तलवारों को खाने के तौर पर खाता है, और जिस तलवार में ये रहता है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाती है और धूल में बदल जाती है। डोंगफैंग चैंग फैन ने सर हिलाया, सही है, सोल ब्लेड गू रैंक 6 तक जा सकता है। इस वक्त ब्लेड डेमन ने रैंक 6 सोल ब्लेड गू का इस्तेमाल करके अपनी जगह बनाई थी, किसी ने भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आखिर में वो बटरफ्लाई स्वॉर्ड इमॉर्टल से हार गया। ब्लेड डेमन लड़ाई में मारा गया और उसका ब्लेस्ड लैंड बटरफ्लाई स्वॉर्ड इमॉर्टल ने ले लिया। सोल ब्लेड गू की रेसिपी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अभी भी मोर्टल दुनिया में कई सोल ब्लेड गू हैं। ये तब बांटे गए थे जब ब्लेड डेमन एक मोर्टल का भेस बदलकर दुनिया घूम रहा था। लगता है इस किस्मत वाले लड़के को ब्लेड डेमन के अन तोहफों में से एक मिल गया है। सीनियर ज्ञानी है, मैंने आज बहुत कुछ सीखा, हे बाई ने प्रशंसा के साथ कहा। डोंगफैंग चैंग फैन नॉर्दर्न प्लेन्स में एक मशहूर विजडम पाथ गू इमॉर्टल था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में शानदार जीतें हासिल की थी। कई गू इमॉर्टल उसकी साजिशों का शिकार हुए थे। जब वो पैदा हुआ, डोंगफैंग ट्राइब पहले से ही डूबते सूरज की तरह ढल रही थी। जब वो गू इमॉर्टल बना तो उसने अकेले ही उन्हें संभाला, अपने दुश्मनों के खिलाफ कई साजिशें की, उसके पास शानदार तरीके दी और आखिर में डोंगफैंग ट्राइब को फिर से उठा दिया। वो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल था, नॉर्दर्न प्लेन्स में बिना शक एक बड़ी ताकत और डोंगफैंग ट्राइब के लिए सपोर्ट का स्तंभ। लेकिन अब उसकी उम्र खत्म होने वाली थी, वो अपनी विरासत छोड़ने के लिए बेताब था। पीछे डोंगफैंग चैंग फैन की उम्मीदें बहुत ऊंची थी और कई उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ए फ्लैट डोंगफैंग यूलियांग शायद उसकी सारी उम्मीदों पर खरा ना उतरा हो, लेकिन वो उन सब में से सबसे अच्छा कैंडिडेट था। लाइफ स्पैन गू ढूंढना मुश्किल था, यहां तक कि डोंगफैंग ट्राइब के लिए भी, जो एक सुपर ट्राइब थी, नॉर्दर्न प्लेन्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक।
ऑफ कोर्स, इसका एक कारण ये भी था कि राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स ने चुपके से मिलकर डांगफैंग चैंगफैन को लाइफ स्पैन गू बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। इसी तरह डिमोनिक गू इमॉर्टल्स जो डोंगफैंग चैंगफैन की साजिशों का शिकार हुए थे, वो उससे हद से ज्यादा नफरत करते थे। डोंगफैंग चैंगफैन ने अनगिनत लोगों के खिलाफ साजिशें की, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिर में वो अपने दुश्मनों द्वारा मिलकर घेर लिया गया। वो इस बारे में साफ था, उसने बहुत सारे गो इमॉर्टल्स को नाराज किया था। यहां तक कि राइचस पथ भी उस और जीते हुए नहीं देखना चाहता था। हे बाई समझ गया, डोंगफैंग चैंगफैन के साथ ये मुलाकात आखिरी बार होगी जब वो नॉर्दर्न प्लेन्स के इस लेजेंडरी गू इमॉर्टल को देख पाएगा। पत्थर की बेंच पर इंद्रधनुषी गू लड़ाई की स्थिति को बिल्कुल साफ दिखा रहा था, बिना किसी कमी के। डोंगफैंग आर्मी, जो पहले से ही ताकत में कमजोर थी, टैंग ट्राइब के लीडर के पनपिंग द्वारा मारे जाने के बाद और भी बुरी स्थिति में आ गई। आखिर में डोंगफैंग यूलियांग ने ही लू लन को चैलेंज किया, खुद लड़ाई में उतर गया। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके थोड़ा सा मौका और उम्मीद जीतना चाहता था, लेकिन आखिर में वो जीत नहीं पाया क्योंकि वो और ही लू लैन ड्रॉ पर आकर रुक गए। जब रात हुई, ही लू लैन ने एक साथ हमले का आदेश दिया। रात में नाइट वुल्व्स की लड़ाई की ताकत बढ़ जाती है। भेड़ियों की लहर पर लहर आई। फैंग युआन के मैनिपुलेशन के तहत उन्होंने डोंगफैंग आर्मी की आखिरी रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। डोंगफैंग आर्मी का मनोबल कम था और सेना एकजुट नहीं थी। भले हाई डोंगफैंग यूलियांग ने कई तैयारियां की थी, रक्षा पंक्ति सिर्फ 7 मिनट तक ही टिक पाई और टूट गई। मजबूर होकर डोंगफैंग यूलियांग ने सिर्फ सरेंडर ही किया। इस पॉइंट पर हे ट्राइब और डांगफैंग ट्राइब की लड़ाई खत्म हुई और ही लू लन और डांगफैंग यूलियांग की पर्सनल दुश्मनी ही लू लैन की जीत के साथ खत्म हुई। ये नौजवान डोंगफैंग यूलियांग, उसमें कमियां कम हैं, सिवाय इसके कि वो अपनी बहन की बहुत परवाह करता है। उसकी सुरक्षा के लिए उसने सेना का एक हिस्सा पीछे रखा ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। इस वजह से डोंगफैंग आर्मी हे ट्राइब से बहुत कमजोर हो गई, भले ही वो पहले से ही डिसएडवांटेज में थे। अगर ऐसा नहीं होता तो पहली लड़ाई की जीत शायद ऐसी ना होती। ही, ये तुम्हें दिखाना शर्मिंदगी की बात है, ही बाय। डोंगफैंग चैंगफैनस इंद्रधनुषी धुएं पर हल्के से मुस्कुराया। हे ट्राइब की सेना ने लड़ाई की स्थिति को स्थिर करने के बाद वो कैंप में दाखिल हुए और कैदियों को लेने और बैटलफील्ड साफ करने लगे। जीतना और हारना लड़ाई का हिस्सा है, अगर हम इस बार फेल हो गए तो अगली बार फिर से कोशिश करेंगे। मेरी राय में डोंगफैंग यूलियांग पहले से हाई बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसने अपने ट्राइब की ताकत को अच्छे से बचाया, उसने ये मुझसे भी बेहतर किया। उसका अपने ट्राइब के प्रति स्नेह और सुरक्षा की भावना बहुत अनमोल है। हे बाई ने कहा, सही कहा। डोंगफैंग चैंगफैन की आवाज में अफसोस था। तो क्या हुआ अगर दूसरे ट्राइब के लोग मर जाते हैं, लेकिन हम सब एंसेस्टर जायंट सुन के वंशज हैं। उस वक्त जब एंसेस्टर ने इंपीरियल कोर्ट बनाया था, उनका एक ही मकसद था, वो था दूसरे ट्राइब्स को कमजोर करना और हमारे ब्लड लाइन को बचाना। बदकिस्मती से जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जैसी महान हस्ती भी अपनी उम्र खत्म होने पर गुजर गई। इस दुनिया में क्या चीज सच में अमर और अविनाशी हो सकती है? हे बाई ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप सुनता रहा। डोंगफैंग चैंगफैन ने अपनी भावनाओं को शांत किया। हल्के से हेस्ट हुए उसने अपना हाथ हे बाई की तरफ बढ़ाया। ठीक है, काम की बात करते हैं। जी। हे बाई ने अपने स्टोरेज गू से एक लिस्ट निकली और डोंगफैंग चैंगफैन को दे दी। लिस्ट पर बहुत सारा कंटेंट था, इस पर लिखे रिसोर्सेस की मात्रा बहुत बड़ी थी। डोंगफैंग ट्राइब इस इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में हार गई और ही ट्राइब की कैदी बन गई। जैंग सन इमॉर्टल वेनरेबल के नियमों के अनुसार डोंगफैंग ट्राइब कुछ रिसोर्सेस देकर खुद को छुड़ा सकती थी। डोंगफैंग ट्राइब और ही ट्राइब सुपर ट्राइब्स दी, उनके पास एक से ज्यादा गू इमॉर्टल्स थे। दो विशाल ताकतों के बीच ये मुकाबला, यह इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट, बस एक खेल था। सबसे जरूरी बात, ये लड़ाइयां दूसरे ट्राइब्स को कमजोर करती और अपने ट्राइब को बढ़ती, नए टैलेंट को भारती और चुनती थी। ये विशाल योजना जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को घेर लेती है, वो ना डोंगफैंग ट्राइब ने बनाई थी और ना हाई ही ट्राइब के गू इमॉर्टल्स ने। इसे 10 सर्वोच्च अपराजित प्राणियों में से एक, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। डोंगफैंग चैंगफैन ने लिस्ट ली और उस देखने लगा। इस लिस्ट पर रिसोर्सेज ना सिर्फ बड़ी मात्रा में थे, बल्कि उसमें कई पहलू भी थे, जैसे कुछ खास गू वॉर्म्स जो सिर्फ डोंगफैंग ट्राइब के पास द, या कुछ नए बनाए गए गू रेसिपीज। लेकिन डोंगफैंग चैंगफैन ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, उसने हल्के से सर हिलाया और सहमत हो गया। जीतने वाला सब ले जाता है, जब हम हार गए तो थोड़ी कीमत चुकाना तो बनता है, हम इस पर राजी हैं। हारने वाला कीमत चुकाता है,
यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का बनाया हुआ नियम था। इतिहास में कुछ बार ऐसा हुआ जब ट्राइब्स ने इस कीमत को चुकाने से माना कर दिया, लेकिन अन सब का अंत सफाई के साथ हुआ। लेकिन अब कोई भी ट्राइब इस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यह नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस पाथ का नियम था। अगर कोई ट्राइब इसका पालन करने से माना करती तो उस बहिष्कृत कर दिया जाता और वो सबका निशाना बन जाती। बैटलफील्ड के रात के आसमान में अचानक एक बड़ा सा रोशनी का गोला दिखाई दिया। रोशनी के गोले के स्थिर होने के बाद लगभग 60 मीटर का एक विशाल रोशनी का दरवाजा बन गया। रोशनी हजारों ली तक फैली और जैसे ही वो खुला, एक जड़े का रोशनी का रास्ता बन गया। दरवाजे से एक युवा महिला गू मास्टर बाहर निकली। उसने एक टोकन पकड़ा हुआ था जब वो सबकी नजरों के सामने हे लूलन के सामने उतरी। मेन एनवॉय हूं, मेन डोंगफैंग ट्राइब को वापस लड़ जाने आई हूं, उसने बिना किसी भाव के ठंडी आवाज में कहा। दोनों ने मौके पर ही अपना काम निपटा लिया। लड़ाई की हर जाने की जांच करने के बाद ही लूलैन की भावें उठ गईं। उसने एक बड़ी दौलत कमाई थी। इतने सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके वो और गू मास्टर्स को तैयार कर सकता था, और खासकर जो ट्राइब्स ने सरेंडर किया था उन्हें लेने के बाद उसकी सया शक्ति ओरिजिनल से कम 50% बढ़ जाती। हम फिर मिलेंगे। जब नतीजे तय हो गए, डोंगफैंग यूलियांग में कोई भावना नहीं बची थी। उसने शांति से ही लूलन को अलविदा कहा और अपने काबिले के लोगों को रोशनी के रास्ते पर लेकर दरवाजे में दाखिल हो गया। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स को अपने में शामिल कर लिया था, डोंगफैंग ट्राइब का आकर 30% बढ़ गया था। कितना अच्छा है, भले ही वो हार गए, वो अभी भी ब्लेस्ड लैंड के अंदर बर्फ के तूफान से छिप सकते हैं। कोई चारा नहीं है, वो एक सुपर क्लैन है, उन्हें बचाने के लिए गू इमॉर्टल्स हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो। हे ट्राइब को सबमिट करने के बाद हमारे लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है। जब तक हम कुछ लड़ाइयां जीतेंगे, हमारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अगर हम किस्मत से इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल हो गए और वो इनहेरिटेंसेस हासिल कर लिए, तो हमारे पास अमीर बनने का मौका होगा। सबने हवा में यूएस रोशनी के गोले को देखा और चर्चा करने लगे। फैंग युआन ने ये सब चुपचाप देखा। ये 10 साल का बर्फ का तूफान पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को शामिल करता है, जिससे अनगिनत घर तबाह हो जाते हैं और अनेकों लोग लड़ाई से उठ खड़े होते हैं। यह टॉप के शिकारियों का मुकाबला था, एक खेल जिसमें वो सब मिलकर शामिल थे। कुछ लोग इसमें डूब जाते हैं और शोहरत के पीछे भागते हैं। कुछ रोते और दुख मनाते हैं, बेहद दर्द महसूस करते हैं। जहां तक फैंग युआन की बात है, इस विशाल खेल के अंदर एक व्यक्ति के रूप में वो ठंडे दिमाग से देखता और अपनी खुद की योजनाएं बनाता। ही ऐसी ही है जिंदगी। जंगल का कानून, ये सच में शानदार है। चैप्टर 520 स्टीलिंग शूज 1/2। कैंप में सन्नाटा था। एक चमकदार लाल टेबल पर किताबें ऊंचे ढेर में रखी हुई थीं। कभी कभी खिड़की से हवा आती और घास की खुशबू अपने साथ लाती और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर के कुछ पन्ने पलट देती। बाहर एक उज्जवल और धूप वाला दिन था। कभी कभी दूर से लड़ाई के घोड़ों या हम्प वुल्व्स की आवाजें सुनाई देती थीं। इससे सच में कैंप के अंदर की शांति और बढ़ गई थी। मा ट्राइब के युवा ट्राइब लीडर के रूप में मा यिंग जी अपने कुशन पर बैठा था, अपना सर झुकाए, अपने पिता को अलायंस आर्मी के प्रशासनिक मामलों को सुलझाने में मदद कर रहा था। जब से मा ट्राइब ने एक अचानक हमला करके फी ट्राइब को खत्म किया था, हीरोज असेंबली में उनकी सबसे बड़ी बड़ा दूर हो गई थी। इसके बाद टियन श्वान हीरोज असेंबली में मा ट्राइब ने चेंग ट्राइब को दबाकर अलायंस लीडर बन गया। जहरीली कसम लेने के बाद मा ट्राइब की सया शक्ति 6 लाख तक बढ़ गई। वो अपनी ताकत के चरम पर थे। उसके बाद मा ट्राइब पश्चिम की तरफ बढ़ी, टियन श्वान से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाते हुए। रास्ते में उन्होंने अपनी सेना को ट्रेन करने, उनकी लड़ाई की ताकत को तेज करने के लिए जानवरों के झुंड या जिद्दी ताकतों को ढूंढा। लगातार लड़ाइयों और हारे हुए ट्राइब्स को अपने में शामिल करने के कारण वो एक बार फिर बढ़ गए और उनका मनोबल ऊंचा था। अभी मा ट्राइब मिरर लेक पहुंच चुकी थी और एक बराबर का दुश्मन ढूंढ लिया था, सॉन्ग ट्राइब अलायंस आर्मी। इस समय मा ट्राइब अपनी पहली रक्षा पंक्ति बना रही थी। रिपोर्ट। इस समय टेंट के बाहर से इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर ने रिपोर्ट किया। मा यिंग जी की ईद में चमक आ गई। वो जानता था कि ये जरूर कोई महत्वपूर्ण सया जानकारी होगी, इसलिए उसने अपने डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे और बुलाया, अंदर आओ। थका हुआ इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर ने पुकार सुनी और अंदर आने ही वाला था, लेकिन बाहर के गार्ड ने यूज रोक दिया। तुम्हें नियम पता है? अपने जूते बदलो, अंदर की कापट गंदी मत करो। इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर ने बहुत माफी मांगी। अपने जूते बदलने के बाद वो टेंट में दाखिल हुआ। मा यिंग जी को देखकर वो एक घुटने पर झुक गया
अधीनस्थ युवा ट्राइब लीडर को प्रणाम करता है। मेन यूटीएन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं। उसने घटनाओं का सारांश बताया और माई यिंग जिए के कुछ पूछताछ करने के बाद लगभग 15 मिनट बाद वो चला गया। हे ट्राइब ने डोंगफैंग ट्राइब को हारा दिया। ये उनकी पहली महत्वपूर्ण जीत है। माई यिंग जी का दिल थोड़ा भारी हो गया। इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट कई बार हो चुका था। अपने लेवल पर वो इस खेल के नियमों से साफ था। वो जीत का महत्व जानता था। हे ट्राइब के डोंगफैंग ट्राइब को हराने के बाद उन्हें एक बड़ा मुआवजा मिलेगा। इन मुआवजों में डोंगफैंग ट्राइब के नए गू रेसिपीज, साथ ही लड़ाई के रिसोर्सेज का समंदर भी शामिल होगा। जब तक वो इन लाभों का अच्छा इस्तेमाल करेंगे और कैदियों को लेंगे, हे ट्राइब आर्मी की लड़ाई की ताकत 5 गुना बढ़ जाएगी। सभी पिछले इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट्स में पहली लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक बार पहली लड़ाई जीत ली तो नींवी बन जाती है। जो पहली लड़ाई हारते हैं वो लगभग निश्चित रूप से बाहर हो जाते हैं, बहुत कम ही स्थिति को पलट पाते हैं। हे ट्राइब ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है, जबकि हम्मा ट्राइब और सॉन्ग ट्राइब अभी भी एक स्टेलमेट पर हैं। फेई काई सावधानी से टेंट के प्रवेश द्वार पर आया, कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज ना हो। डू गार्डिंग गू मास्टर्स ने यूज एक नजर देखा और फिर अपनी निगाहें हटा ली। फेई ट्राइब के मिटने के बाद भोलू फेई काई को माई यिंग जी ने चुन लिया और किस्मत से उसका पर्सनल सर्वेंट बन गया। अपने काबिले के लोगों के भयानक अंजाम से बच गया। उसका रोज का काम टेंट के बाहर के जूतों का प्रबंधन करना था। माई यिंग जी को साफ सफाई का भूत सवार था। हर मेहमान जो उसके टेंट में दाखिल होता था उस अपने जूते बदलने पड़ते थे ताकि उसकी सुंदर और शानदार कार्पेट गंदी ना हो। हर मेहमान के दिए गए जूते पहनने के बाद फेई काई को यूज धोना पड़ता था और फिर वापस रखना पड़ता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। फेई काई ने इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर द्वारा पहने गए जूतों को पकड़ा और एक पाल के लिए हिचकिचाया, फिर दूसरे जूतों को अपनी छाती के सामने छिपा लिया। किसी ने भी उसकी इस छोटी सी हरकत पर ध्यान नहीं दिया। फेई काई बिना किसी समस्या के निकलने में कामयाब रहा और 10 स्टैंड के बाद वो पानी के तालाब पर पहुंचा। वो तालाब के किनारे बैठ गया और पहने हुए जूतों को धोने लगा। वो बेहद फोकस था और उसने ये भी नहीं देखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। ओए बड़े बुद्धू, जूते धोने में इतना सीरियस क्यों हो? एक छोटे हाथ ने फेई काई के कंधों पर जोर से थपकी दी। फेई काई चूक गया, मुड़कर देखा तो उसने एक लड़की देखी जो जड़े जैसी गुलाबी स्किन और क्रिस्टल क्लियर आंखें वाली थी। वो चाओ लियान यू थी। चाओ लियान यू ने अपनी टाइगर वुल्फ शीप की कहावत का इस्तेमाल किया और चाओ ट्राइब के लीडर को जाने के लिए माना लिया। कुछ बाधाओं के बाद वो बिना किसी नुकसान के मा ट्राइब के कैंप पहुंचे और मा ट्राइब के लीडर ने उनका स्वागत किया। चाओ ट्राइब मा ट्राइब की सेना में शामिल हो गई और मा ट्राइब के हाई अप्स ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आप हैं लेडी सियो यून। फेई काई ने चाओ लियान यू को देखा और एक मासूम मुस्कान दिखाई। उसके पिता के मारे जाने के बाद वो अंतहीन दुख में डूब गया था। इत्तेफाक से वो माई यिंग जी का पर्सनल सर्वेंट बन गया और पुराने सर्वेंट्स ने उस अलग थलग कर दिया था, इसलिए उसका एक भी दोस्त नहीं था। चाओ लियान यू ने कई बार उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन उसने उस अपना एकमात्र दोस्त मान लिया था। इसलिए जब उसने उस देखा तो वो बहुत खुश हुआ। लेडी सियो यून, मेरे पास आपके लिए कुछ है। फेई काई ने अपनी आवाज धीमी की, अपना सर चाओ लियान यू के कानों के पास ले जाते हुए। चाओ लियान यू ने उसका सर धकेल दिया, नाखुश होकर बड़बड़ाई, ओए ब्लॉकहेड, इतना पास मत आ, तुझे पता है ना कि लड़का लड़की के बीच दूरी होनी चाहिए। फेई काई धक्का लगने से लगभग पानी में गिर गया, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। उसने चुपके से अपनी शर्ट खींची और छिपाए हुए जूतों को दिखाया, जैसे कि वो तारीफ मांग रहा हो। देखो ये क्या है? चाओ लियान यू ने उस नफरत से देखा, एक जोड़ी बदबूदार जूते, साफ दिख रहा है कि पहने हुए हैं। बेवकूफ ब्लॉकहेड, तू इतना बुद्धू क्यों है? ट्यून सच में मुझे ऐसी चीज दी। ये मुझे फिट भी नहीं आते और मैं वैसे भी ये बदबूदार जूते नहीं पहनूंगी। फेई काई ने कहा, लेडी सियो यून, आपने ही तो कहा था कि आपके पास प्राइमेवल स्टोन्स की कमी है। ये जूते सुंदर और शानदार हैं, हम इन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर प्राइमेवल स्टोन्स ले सकते हैं। चाओ लियान यू की भावें उठ गईं। उसने फी काई को एक अलग नजर से देखा। ओ वाह ब्लॉकहेड, ट्यून सच में अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके पब्लिक प्रॉपर्टी की स्मगलिंग करने का सोचा? कमाल है, मैंने सोचा नहीं था कि तू ये सोच सकता है। लेकिन ये जूते कितने में बिकेंगे? मेरी रोज की पॉकेट मनी इन जूतों से 10 गुना ज्यादा है। मैं इसकी कदर करती हूं, लेकिन तुझे इसे बेच देना चाहिए। अपने फटे और गंदे कपड़े बदल ले। फेई काई ने अपनी नाक रख दी, सर हिलाते हुए बोला, जरूरत नहीं,
मेरे कपड़े अभी भी पहनने लायक हैं। असल में मैंने ये नहीं सोचा था। वो पुराने सर्वेंट्स हमेशा ऐसा करते हैं, क्योंकि अलग अलग गू मास्टर्स द्वारा लगातार पहने जाने वाले जूतों की संख्या बहुत ज्यादा है, और लॉर्ड यंग ट्राइब लीडर को साफ सफाई इतनी पसंद है कि वो हमेशा एक निश्चित समय पर सभी जूते एक साथ बदल देते हैं। चाओ लियान यू ने साहिले। सांप और चूहे, सबके अपने जीने के तरीके होते हैं। सेवकों का स्टेटस भले ही नीचा हो, लेकिन उनके भी जीने के अपने तरीके होते हैं। खासकर फेई सियाई जैसा कोई, भले ही वो एक सेवक है और उसने अपनी आज़ादी खो दी है, लेकिन वो मा यिंगजिए के करीब पहुंच गया था और शायद मा ट्राइब के हाई अप से जानकारी पाने वाला पहला व्यक्ति था। चाओ ट्राइब मा ट्राइब की सेना में दाखिल हो चुकी थी। चाओ लियानियो ने जानबूझकर फेई काई से नज़दीकियां बढ़ाई थी क्योंकि उसका भी इरादा खबर इकट्ठा करना था। इसी समय एक हंगामा सुनाई दिया। फेई काई कहाँ है? अभी के अभी बाहर निकल। फी काई, अब तू फंस गया। ट्यून यंग ट्राइब लीडर के जूते लेने की हिम्मत की। यंग ट्राइब लीडर कैंप में घूमना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके जूते गायब हैं। फेई काई, तू बहुत हिम्मत वाला है, तुझे माफ नहीं किया जा सकता। पुराने सेवकों का एक झुंड घमंड से चिल्लाता हुआ प्रवेश द्वार से बाहर आया और फी काई को ढूंढने लगा। फेई काई का चेहरा पीला पड़ गया। अरे नहीं, मैं पकड़ा गया। लेडी सियो यून, जल्दी से निकलो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें इसमें नहीं फंसा सकता। मैं जाकर यंग ट्राइब लीडर से माफी मांगूंगा। माफी का घंटा। चाओ लियान ये चिल्लाई, उसका चेहरा बिगड़ गया। बेवकूफ, तेरे खिलाफ साजिश हुई है और तुझे पता भी नहीं। जल्दी मेरे पीछे आ और भाग। आह! फेई काई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे हाई चाओ लियानियो ने यूज खींचा, वो एक टांग गली में घुस गए। डैम इट, ये रास्ता बैंड है। चाओ लियानियो ने उस इलाके की अपनी जानकारी पर भरोसा करके फी काई को इधर उधर घुमाया। 4 निकासी के रास्ते ढूंढे, लेकिन 3 बैंड थे। लेडी सियो यून, जल्दी जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। फेई काई इधर उधर घूमकर चक्कर खा रहा था, उस दिशा का ज्ञान नहीं था। वो चिंतित था क्योंकि वो अपने एकमात्र दोस्त को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। चाओ लियानियो ने गुस्से में पैर पटका, अपने दिल में चिल्लाई, क्या मेरे लिए जानकारी देने वाला एक इनसाइडर ढूंढना आसान था? इस जमाने में फेई सियाई जैसा बुद्धू कहाँ मिलेगा? ये पुराने सेवक सब चालाक सांप हैं, थोड़ी सी जानकारी के लिए पैसे मांगेंगे, और वो भी आधी सच्ची जानकारी देंगे। HMPH, वो इस नए आए फी काई से जलते हैं और उस रास्ते से हटाना चाहते हैं। जैसा सोचा था, जहां भी इंसान होंगे वहां झगड़े होंगे, और इसीलिए साजिशें भी। नहीं, मेन ये चुपचाप नहीं सह सकती। तुम लोग मौत को दावत दे रहे हो अगर मेरे इन्फॉर्मेंट को नुकसान पहुंचाने की सोची तो। चाओ लियान यून का चेहरा अनिश्चितता से भरा था जब वो एक हाल सोचने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि पुराने सेवकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो यहां नहीं है, मैंने पानी के तालाब में ढूंढा, वो वहां भी नहीं है। क्या वो चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हम उसका पीछा कर रहे थे, मुझे यकीन है कि वो यहीं आया था। हमने वहां अभी तक नहीं ढूंढा, चलो। पुराने सेवकों के कदमों की आवाज सुनकर चाओ लियानियो ने चिंता के बीच एक हाल सोच लिया। बड़े बुद्धू, तू सच में किस्मत वाला है, मैंने अभी मार्केट से कुछ रेशम खरीदा है। चाओ लियानियो ने कहा और अपनी जेब से कुछ हाईग्रेड रेशम निकला। ये रेशम उसके लिए कपड़े बनाने के लिए था। बड़े बुद्धू, मेरी इंस्ट्रक्शंस सुन और जैसा मैं कहूं वैसा कर, इससे शायद तेरा बहुत भला हो। चाओ लियानियो ने रेशम फी काई के हाथों में रखा। आह! फेई काई हक्का बक्का रह गया। चाओ लियानियो ने जल्दी से उस अपनी योजना बताई। 1 दर्जन सांसों के बाद फेई काई बाहर निकला और सेवकों ने उस देख लिया। वो खुश हो गए, यूज घेर लिया जबकि फी काई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उन्हें पागलों की तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया। ये बगावत कर रहा है, बगावत। इस कुत्ते गुलाम की हिम्मत कैसे हुई हम सीनियर्स पर हमला करने की? फी काई, तू बड़ी मुसीबत में है, यंग ट्राइब लीडर तुझे ढूंढ रहे हैं, हम तुझे गिरफ्तार करने आए थे लेकिन ट्यून विरोध करने की हिम्मत की। फेई काई चिल्लाया, यंग ट्राइब लीडर मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं खुद चला जाऊंगा। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छूना, तुम नीच लोगों।